बच्चों, हमारा टॉपिक है इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये एक्चुअली दो अलग अलग टॉपिक हैं जो एक ही चैप्टर में मर्ज किए गए हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि इंडेमनिटी क्या है और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि गारंटी क्या है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका इंडेमनिटी। वो क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट इन विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव अदर फ्रॉम लॉस कास्ट to him by promisor or any other person। अगर सिंपल वर्ड में इससे पहले इसको डिस्कस करने से पहले हम बात कर लें तो ये जो आपका इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक बंदा गारंटी दे रहा होता है कि आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी गाड़ी को, आपकी किसी भी चीज को जो लॉस पहुंचेगा वो लॉस मैं बेयर करूंगा। दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंश्योरेंस जितनी भी है लाइफ इंश्योरेंस के अलावा दैट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ठीक है, तो यही चीज है जिसमें एक पार्टी जो है वो जो गारंटी देती है कि जी अगर आपकी प्रॉपर्टी को, आपकी चीज को लॉस होगा तो वो लॉस जो है वो मैं बेयर करूंगा। ठीक है, दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। अब इसके एसेंशियल्स क्या है? ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट होता है। स्पेशल मीन इसमें वो सारे एसेंशियल्स पाए जाते हैं जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में होने चाहिए। ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसीडरेशन, कैपेसिटी ऑफ पार्टी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट की जो टाइप है ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है वो है जो होगा भी और नहीं भी हो सकता। मीन अगर आपकी गाड़ी को कोई डैमेज होगा, कोई लॉस होगा तो देन वो पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? लॉस ऑफ प्रॉपर्टी पार्टी। ये क्या है? सिर्फ लॉस का कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें आपको प्रॉफिट बेनिफिट करना देना जो है वो कंपनी की रिस्पांसिबिलिटी नहीं होती। ठीक है, उसके बाद क्या? इंडेमनिटी बाय प्रोमिसर। इसका जो पर्पस है वो ये है कि हम उन लॉसेस को मिनिमाइज कर सकें, कंट्रोल कर सकें जो फ्यूचर में हमारे एक्शंस या हालात की वजह से हमें हो सकते हैं। और उसके बाद क्या है? रीजन फॉर लॉस। रीजन क्या है? उस लॉस की पेमेंट होगी जो कि आपके कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जांपल आप जानबूझ के गाड़ी जो है रोड पे खड़ी कर देते हैं और उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो उसका लॉस की पेमेंट नहीं होगी। जो कंट्रोल में नहीं है हमारे बाय इंसिडेंट जो चीजें होती हैं उन पे पेमेंट होगी आपको। उसके बाद इसकी दो पार्टीज है, एक इंडेमनिटी होल्डर कहलाता है और एक इंडेमनीफायर कहलाता है। मीन वो बंदा जो अपनी चीज की इंश्योरेंस करवा रहा है वो इंडेमनिटी होल्डर है और वो बंदा जो कि इंश्योरेंस कर रहा है वो क्या है? इंडेमनीफायर है, मीन इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो जो बंदा इंश्योरेंस करवा रहा है उसके क्या क्या राइट्स है? नंबर 1 उसका राइट है कि वो डैमेजेस जितना भी उसको लॉस हुआ वो रिकवर कर सके। ठीक है, और सेकेंडली उसका राइट है कि उस लॉस को रिकवर करने में जो उसकी कॉस्ट आई है, जो लागत लगी है वो भी वो रिकवर कर सके। और थर्डली मीन उसके लिए उसने केस किया है, केस के लिए जो कंप्रोमाइजेस किए हैं, जो उसने जो है वो वकील हायर किया है, जो जितने भी उसने टाइम अपना दिया, वो सारी चीज़ों के जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सारे भी वो कवर कर सकते हैं। ये उसके कुछ राइट्स हैं। ये यहाँ तक एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था। नेक्स्ट जो है हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। गारंटी अब जो है आप लोगों ने ऑलरेडी जो है हमने समझा हुआ है। ठीक है, तो गारंटी में होता क्या है कि एक बंदा जो है जब आप लोन लेते हैं, नॉर्मली बैंक से लोन की बात कर लें तो उसमें दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। नंबर 1 तो बैंक आपसे कोई चीज एज अ सिक्योरिटी मांगता है। ठीक है, कि जी आपने लोन लेना तो कोई ना कोई चीज, आप गोल्ड, आप जो है अपनी प्रॉपर्टी के कागजात, कुछ भी जो उसमें म्यूचुअली कंसेंट हो, डिस्कस हो, वो जो है सबमिट करवाएं और फिर आपको लोन मिले। प्लस इसके साथ एक और चीज मांगता है, वो है गारंटी, किसी पर्सनल बंदे की गारंटी जो कि गारंटी दे कि अगर आप पे नहीं करेंगे तो वो बंदा पे करेगा। ये उस गारंटी की बात हो रही है। वो क्या कहता है? अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द promise or discharge the liability of third person in case of his default। फॉर एग्जांपल भाई ने जो है वो लोन लिया बैंक से और मैंने इनकी गारंटी दी है, अगर ये ड्यू डेट को जिस दिन पेमेंट करनी है ये पेमेंट नहीं करते तो देन मैं गारंटी दी हुई थी तो मैं पे करूंगा। दैट इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। अब इसमें क्या क्या एसेंशियल्स हैं? नंबर 1 ये ट्राई पार्टीज जो है वो कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें 3 पार्टीज होती है। नंबर 1 एक जो है वो क्रेडिटर है, जो बंदा जिसने लोन दिया, जो कि नॉर्मली क्या होता है? बैंक होता है। ठीक है, सेकंड 1 प्रिंसिपल डेटर है। डेटर मीन वो बंदा जिसने लोन लिया। और थर्ड 1 जो है वो श्योरिटी या इसको हम गारंटर कहते हैं। ठीक है, जिसने गारंटी दी है। ये 3 पार्टीज है इसमें। कंसिडरेशन, अब देखिए मीन इस बंदे ने लोन दिया, इसने इंटरेस्ट लेना है, इसके लिए कंसिडरेशन ये होगी। हमने पढ़ा है ना कंसिडरेशन का होना मस्ट है। ठीक है, इसने लोन लिया, इसके लिए कंसिडरेशन लोन लेना हो गया। लेकिन ये श्योरिटी है, इसके लिए
कंसिडरेशन है, इसके लिए डायरेक्टली तो कोई कंसिडरेशन नहीं, ठीक है, लेकिन ये जो इसकी कंसिडरेशन है वही इसकी कंसिडरेशन भी कहलाती है। और थर्ड वन हमारे पास क्या है, मिसरिप्रेजेंटेशन, मीन आप गलत बयानी से जो है वो चीजें गलत बयान करके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, श्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकते। कंसीलमेंट और इसमें डिफरेंस जस्ट ये है, ये मिसरिप्रेजेंटेशन होता है कि गलत बयानी करना, कंसीलमेंट होता है चीजों को छुपाना कि आपने हकाइक बताए ही नहीं, तो ये सूरत में भी ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। और फिफ्थ वन है प्राइमरी लायबिलिटी, एक्चुअली ये लायबिलिटी किसकी है, जिस बंदे ने क्या किया, लोन लिया है, अगर वो पे नहीं करता तो देन गारंटर की जो है वो लायबिलिटी बनेगी। इसी तरह क्या, राइटिंग नॉट नेसेसरी, यानी कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं, गारंटी दे रहे हैं, इसका रिटन फॉर्म में होना जरूरी नहीं है, ठीक है, ओरल भी हो सकता है। कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, जो तीनों लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, दे शुड हैव कैपेसिटी टू डू द कॉन्ट्रैक्ट, मीन बोली मीन क्या उसको हमने कहा था, मेजर हो, मीन माइनर ना हो, साउंड माइंड हो, डिजीज ना हो, वो सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद इसकी दो काइंड है, एक स्पेसिफिक गारंटी कहलाता है और एक जो है कंटीन्यूअस गारंटी कहलाता है। अगर मैंने भाई की गारंटी दी है कि इनको इतना अमाउंट का लोन देने, इस चीज की मैं गारंटी देता हूं, तो वो एक स्पेसिफिक अमाउंट के लिए गारंटी है, दैट इज नोन एज स्पेसिफिक गारंटी। और अगर मैं कहता हूं कि यार अगले 5 साल तक भाई जितना भी लोन ले उसकी गारंटी मैं दे रहा हूं, ठीक है, ये बार-बार लोन निकलवाते रहे, दैट इज नोन एज कंटीन्यूअस गारंटी, ठीक है। उसके बाद राइट्स क्या है गारंटर के, जो बंदा गारंटी दे रहा है, श्योरिटी जिसको हम कहते हैं, श्योरिटी जो दे रहा है उसके राइट्स क्या है। अब 3 पार्टीज हैं तो इसके दोनों के अगेंस्ट, इसके जिस बंदे ने लोन दिया है उसके अगेंस्ट भी राइट्स हैं और जिस बंदे ने लोन लिया उसके अगेंस्ट भी राइट है। तो सबसे पहले क्रेडिटर के अगेंस्ट क्या इसके राइट है, इसका राइट है कि उस बंदे ने, मीन भाई ने अगर बैंक से लोन लिया तो इन्होंने सिक्योरिटी जमा करवाई थी, तो अगर इन्होंने पेमेंट नहीं की, पेमेंट मैंने की है, तो जो बैंक के पास सिक्योरिटी भाई की पड़ी, आपको सिक्योरिटी किसे मिलेगी, मुझे मिलेगी, ठीक है, रिटर्न मैं लूंगा और उसके बदले में मैं इस पैसे लूं या जो कुछ मर्जी करूं। एडजस्टमेंट ऑफ क्लेम, एडजस्टमेंट क्लेम का मतलब ये है, कई दफा कॉन्ट्रैक्ट इस नेचर का होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपने फर्नीचर लिया, किसी बंदे से फर्नीचर लिया 2 लाख का और उसकी पेमेंट जो है वो आपने करनी है और उसमें गारंटी जो है वो मैंने दी है, ठीक है, और फर्नीचर जब आपने रिसीव किया तो उसमें कुछ डैमेज था, आपने क्लेम भेजा कि यार 20,000 का फर्नीचर जो है वो ठीक नहीं है, ये कम करो, ठीक है। अब आपने पेमेंट से इनकार कर दिया, ऑब्वियसली पेमेंट किसको करनी पड़ेगी, मुझे, ठीक है। अब जब मैं भी पेमेंट करूंगा तो मैं कितने की करूंगा, 2 लाख की नहीं बल्कि 1,80,000 की। जो क्लेम होंगे जो आपने किए हुए थे वो एज इट इज मेरी तरफ भी क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो हमारे डेटर के अगेंस्ट, मीन जिस बंदे ने लोन लिया उसके अगेंस्ट मेरे क्या राइट्स है, वो क्या है, सबसे पहले सब्रोगेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, अक्सर आ जाता होता है पेपर में। सब्रोगेशन का मतलब ये होता है कि एक बंदे को दूसरे की जगह पे रखना। अब जब बंदा, ये वाला जिस बंदे ने लोन लिया, ये डिफॉल्ट कर जाएगा, पेमेंट नहीं करेगा, तो इसके जो भी राइट्स और जो भी ऑब्लिगेशंस होंगी वो सारी की सारी मेरी तरफ ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि इसकी जगह पे मैं आ जाऊंगा, ठीक है। तो क्या मतलब है इसका, मींस टू पुट समवन इन अदर्स प्लेस, दूसरे की जगह पे खुद को रखना, ठीक है। और सेकंड वन क्या है, इंडेमनिटी। अब जब मैं पेमेंट करूंगा इस बंदे के बिहाफ पे बैंक को, तो ऑब्वियसली ये मेरी रिस्पांसिबिलिटी तो नहीं थी, मैंने तो गारंटी दी हुई थी इसलिए पेमेंट की है, तो ये मेरा राइट होगा कि इन द एंड मैं इस बंदे से पेमेंट अपनी रिकवर कर सकूं, ठीक है। उसके बाद इसकी लायबिलिटी खत्म कब होगी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी कब खत्म होगी। नंबर 1 क्या, नोटिस ऑफ रेवोकेशन। अब अगर आपके पास स्पेसिफिक जो है वो गारंटी है, तो पेमेंट देने से पहले मीन इन्होंने बैंक से कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने गारंटी दी, पेमेंट बैंक के करने से पहले मैं किसी भी टाइम जो है वो बैंक को नोटिस दे सकता हूं कि इसको जो है कैंसिल कर दे, मैं इसकी गारंटी नहीं दूंगा। लेकिन अगर कंटिन्यूस गारंटी है और मैंने पिछले 3 साल से गारंटी दे रहा हूं और जिस दिन मैं बैंक को नोटिस दे दूंगा कि इसके बाद मेरी इसके अगेंस्ट कोई गारंटी नहीं है, उससे ऑनवर्ड जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, उससे बैकएंड में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं उनके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूंगा, ठीक है। उसके बाद क्या, डेथ ऑफ श्योरिटी। अगर श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो देन भी उसके ऊपर गारंटी नहीं होगी। उसके बाद क्या, चेंज इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
जिस बंदे ने लोन लिया है और जिस बंदे ने लोन दिया है वो दोनों आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स चेंज करते रहते हैं, मेरे से कंसल्ट नहीं करते, तो उस सूरत में भी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, यानी कि गारंटर जो है वो रिस्पॉन्सिबल। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब ये क्या है कि बैंक जो जिस बंदे ने लोन दिया है, जिस बंदे ने लोन लिया उसको कहता है यार मैंने आपसे पैसे नहीं लेने, आपको माफ किया छोड़ा, लेकिन मुझे वो पकड़ लेता है, तो ऐसा नहीं हो सकता, प्रिंसिपल डेटर को नहीं छोड़ सकते। और उसके बाद क्या है, अरेंजमेंट विदाउट श्योरिटी कंसेंट, ठीक है, बैंक ने, बंदा डिफॉल्ट कर गया, बैंक ने इसकी प्रॉपर्टी को खुद ही ऑक्शन कर दिया, बेच दिया, अपने पैसे रिकवर करना शुरू कर दिए, तो देन जो है वो गारंटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा जब तक आप इक़दामात उसकी कंसल्ट से नहीं करेंगे। उसके बाद क्या है, क्रेडिटर्स एक्ट आर ओमिशन, अगर क्रेडिटर ने कुछ चीज जो है वो स्किप कर दी है, कुछ ऐसा अमल किया है जिसकी वजह से आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लॉस ऑफ सिक्योरिटी, अब इसमें ये है कि इस बंदे ने जब लोन लिया था तो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड थी, अब बैंक वो सिक्योरिटी लॉस कर देता है, गुम कर देता है, जाया हो जाती है, तो देन भी जो गारंटर है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। इसी तरह क्या, नॉट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड होगा देन ही जो है आप उसके लिए पेमेंट के। नेक्स्ट जो है ये, इसके बाद जस्ट एक छोटा सा रह जाता है नेचर ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी। अब इसकी नेचर क्या है, नंबर 1 ये सेकेंडरी लायबिलिटी है। सेकेंडरी लायबिलिटी का क्या मतलब है कि प्राइमरली जो जिस बंदे ने लोन लिया वो रिस्पॉन्सिबल होगा, अगर वो पेमेंट नहीं करता तो देन श्योरिटी जो है रिस्पॉन्सिबल होगा। सेम एज प्रिंसिपल डेटर, अब जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी भी उतनी ही होगी जितनी के जो प्रिंसिपल डेटर की थी। ये नहीं है कि मैं इससे बैंक कहता है जी मैंने 50,000 लेना है और जब मेरी बारी आती है तो बैंक कहता है जी मैंने आपसे ₹1,00,000 लेना है, ऐसा नहीं हो सकता, उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसके बाद क्या, सिक्योरिटी, जो बैंक के पास सिक्योरिटी पड़ी है उसके राइट्स जो है वो मेरी तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे, नहीं श्योरिटी की तरफ ट्रांसफर। नॉट कंप्लीट इन केस ऑफ डेथ ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब देखिए, अगर फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल डेटर जिस बंदे ने लोन लिया था वो अगर डेथ हो जाती है उसकी, तो देन भी मैं रिलीज नहीं होगा, मेरी गारंटर जो है वो रिलीज नहीं होगा। ऑब्वियसली देन भी उसकी लायबिलिटी सेकेंडरी रहेगी, प्राइमरी इसके जो लीगल हेयर्स, इसके जो रिप्रेजेंटेटिव, इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो रिस्पॉन्सिबल होगी। लेकिन फिर भी अगर ये डिफॉल्ट कर जाता है, इसकी प्रॉपर्टी डिफॉल्ट कर जाती है, इसके लीगल हेयर्स डिफॉल्ट कर जाते हैं, तो देन अल्टीमेटली पेमेंट जो है वो गारंटर को देनी है। ठीक है, ये आपका टॉपिक था जी, किसी का सवाल है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।